औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नर्सरी ट्रेनिंग स्कूल जो एग्री मॉल फैसलाबाद में है इसका 11वां लेक्चर डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो वीड्स, जड़ी बूटियों के मतलब। नर्सरीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जड़ी बूटी, सबसे ज़्यादा अखराजात भी इन पे आते हैं। आपने देखा होगा कि 3-4 आदमी हर वक्त रंबा लेके गोडी कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, फिर इसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आज हम इसके को कीमियाई तरीके भी हैं जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के, वो भी पड़ेगा। सबसे पहले कि जड़ी बूटी है क्या, वीड किसे कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नर्सरी में हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घास का आता है, डीला बहुत हो जाता है, खब्बल घास बहुत हो जाता है नर्सरी में। ठीक है, ये क्या है, ये वीड है, जड़ी बूटी है। अच्छा, अब इसके बरक्स आप देखें कि अगर हमने एक घास का लॉन है, ग्रासी लॉन है, या वैसे हमने घास कमर्शियल पर्पज़ के लिए काश्त किया हुआ है, उसमें जो नर्सरी का प्लांट उगेगा वो वीड हो जाएगी। अब घास जो है वो हमारे लिए प्लांट हो गया है और जो प्लांट था वो वीड्स हो गई हमारे लिए। ठीक है, ये बेसिकली वीड जो है ये पौधा ही है, लेकिन हमारी ज़रूरत ने उसको जड़ी बूटी बना दी है कि हमें हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए हम उसको वीड कह देते हैं। बस गंदम है, गंदम की फसल में बाथू एक बड़ी अहम जड़ी बूटी है, उसको स्प्रे करके तलफ किया जाता है। अब बाथू को बतौर सब्ज़ी साग में भी डाला जाता है। अब वही बाथू को अगर हमने बतौर सब्ज़ी उगाएंगे हम, उसमें गंदम का कोई पौधा उगाएगा, अब गंदम जड़ी बूटी हो जाएगा, गंदम वीड हो जाएगी। ठीक है, ये एनी अनवांट जिस वक़्त और जिस जगह हमें जिस पौधे की ज़रूरत नहीं है उसको हम कहेंगे ये वीड है, ये जड़ी बूटी है हमारे लिए। अच्छा, अब इसको स्टडी करने के लिए देखिए, अगर हमने इसको ख़त्म करना है अपनी नर्सरीज़ में, खा वो बेड की शक्ल में हो या थैलियों में हो, गमलों में हो, या हमने पौधे खेत में उगाए हो, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले पौधे को, फिर जड़ी बूटी को समझना पड़ेगा, फिर जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने वीड कह दिया, वैसे तो वो पौधा ही है, पौधा भी पौधा है, जड़ी बूटी भी पौधा है। ठीक है, इसके लिए जो है हम हमारी 2 जो जड़ी बूटियां हैं या पौधे हैं उनको हम 2 बड़े ग्रुप में तकसीम करते हैं। एक को कहते हैं नैरो लीफ प्लांट या वीड्स कह लें, दूसरे को कहते हैं ब्रॉड लीफ। इसको चौड़े पत्ते वाली भी जड़ी बूटियां कहते हैं, इसको नुकीले। ठीक है, 2 बड़े ग्रुप हैं जिनमें हम इनको डिवाइड करते हैं, नैरो लीफ यानी कि नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, और दूसरा है ब्रॉड लीफ यानी चौड़े पत्ते। इनकी शनाख्त ये है कि इनका पत्ता जो नुकीले नैरो लीव्स है ना, ये इसका पत्ता नोकदार होता है, ये इस तरह नुकीला होता है। जैसे मुख्तलिफ घासेस हैं, ग्रास है, गंदम है, कमाद है, और इसकी जो रगें हैं, वेन है पत्ते के अंदर, वो पैरेलल होगी, मुतवाज़ी होगी, इस तरह मुतवाज़ी होगी, पैरेलल होगी। ये नैरो लीफ यानी नुकीले पत्ते वाली। दूसरा चौड़े पत्ते वाली है, इसका जो पत्ता है वो नोकदार नहीं होता, वो इस तरह, और इसकी जो वेन्स होती हैं उसका एक नेटवर्क होता है, जाल सा बना होता है पौधे के पत्ते के अंदर। दूसरी जो तकसीम है, इनकी ग्रुपिंग जो है वो इसका ड्यूरेशन इसके वक़्त के हिसाब से करते हैं, वो उसके 3 ग्रुप हैं। देखिए, अभी हम डिटेल से एक एक पौधे को नहीं पढ़ सकते, इसलिए ग्रुप की शक्ल में रख के स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे इन ग्रुप्स का कंट्रोल किस तरह हमने करना है। कुछ हैं वो उन्हें कहते हैं मौसमी जड़ी बूटियाँ, सीजनल मौसमी जड़ी बूटियाँ। ये एक मौसम में उगती हैं और ख़त्म हो जाती है। जैसे अभी रबी का, सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है, सर्दियों में जड़ी बूटियाँ आती हैं, बाथू है उसमें, ठीक है, लिली है, मैना है, मुख्तलिफ इस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं वो आती हैं। दूसरी सालाना एनुअल वीड्स हैं, ये साल पूरा रहती हैं। बहुत से घासेस जो हैं, ग्रासेस हैं, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये पूरा एक साल रहते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ये सीड पैदा करती हैं, फिर दोबारा सीड से पौधा दोबारा फिर उगता है। तीसरी जो किस्म है उसको हम कहते हैं दायमी जड़ी बूटियाँ या पीरियड, ये कई साल तक चलती हैं। ठीक, अब ये है कि ना, ये ज़रा नरम होती हैं, ज़्यादा इसका ड्यूरेशन नहीं होता, ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ठीक है, ये ज़रा उससे ज़्यादा सख्त जान होती हैं, इनकी जड़ें भी ज़रा लंबी होती हैं। ये पीरियड बहुत सख्त जान होती है, इसमें ये नड़ू आ जाता है, इसमें अपना सरकंडा आ जाता है, लाना आ जाता है। हाँ जी, वो इस तरह की जड़ी बूटियाँ, इनकी रूट सिस्टम भी गहरा होता है, जड़ें भी गहरे होती हैं और सख्त जान भी होती हैं। इनको कंट्रोल करना निस्बतन जो है वो
मुश्किल हो जाता है। अब हमने दो ग्रुप इनके पढ़े, एक तो इसकी साख्त के एतबार से यानी कि नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ, दूसरा इसका ड्यूरेशन यानी वक़्त के एतबार से। अब जड़ी बूटियों से हमें नुकसान क्या होता है? देखिए, ये जड़ी बूटियाँ जो है ना, इनके जो नुकसानात हैं, पहला तो ये है कि नहीं, ये जैसे बताया खुराक में ये हिस्सेदार बन जाती हैं। वो खुराक जो पौधे ने लेनी होती है वो जड़ी बूटियाँ ले लेती हैं। अच्छा, फिर इनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। आपने देखा होगा जहाँ पे एक पौधा है 8, 10, 12 या दर्जनों के एतबार से होगी। उसकी वजह ये होती है, पौधा तो हमने बाहर से ला के लगाया होता है। ये जड़ी बूटियाँ जो होती हैं ये उस ज़मीन ही की, उस माहौल की, उस ज़मीन की पैदावार होती हैं। हर इलाके में, हर ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं। ये ज़्यादा अच्छे तरीके से उगती हैं क्योंकि ये उसी माहौल की, उसी ज़मीन की, उसी मिट्टी की ये मुनासबत रखती हैं उनके साथ। बाज़ का पौधे जो हैं, हमने बहुत सारे पाम की वैरायटीज़ देख लें, बाहर से ला के लगाई हुई हैं। कुछ ऐसे फल हैं या ऐसे जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जो हमने इधर शुमाली इलाका जहाँ से, कुछ सहराई पौधे हैं, ठीक है, ये हमने इनको ज़बरदस्ती ला के इधर ग्रो किया हुआ है। लेकिन जो जड़ी बूटी उगेगी वो उसने खुद उगना है, हमने नहीं ला के देनी। वो जो इस ज़मीन और माहौल की होगी वो उगेगी। उसके लिए आबो हवा बेहतरीन होगी, वो पौधे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नशोनुमा पाएगी। एक तो ये खुराक जो पौधे की है वो ये ले जाती है। पौधे की एक जड़ होती है, उनकी दर्जनों जड़ें होती हैं, तो सारी खुराक में से हिस्सा वो ले जाती हैं। दूसरा, इसी तरह पानी, सेम जिस तरह खुराक का हिस्सा लेती हैं, इसी तरह पानी का हिस्सा लेती हैं। तीसरी चीज़ जो है, जो हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में भी, कि पौधे को खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए। ये सूरज की रोशनी में भी हिस्सा ले जाती है। बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है, बल्कि अक्सर औक़ात अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो ये पौधे से ऊंचे हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, ऊपर से मिल जाती हैं, पौधा नीचे रह जाता है, उसको सूरज की रोशनी नहीं मिलती, खुराक मुनासिब नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती, पौधा वैसे ही ख़त्म हो जाता है या बहुत कमज़ोर रह जाता है। सूरज की रोशनी में भी हिस्सेदार होती हैं ये। चौथी जो इनका नुकसान है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं, बीमारियों के जरासीम जो होते हैं ना, वो जड़ी बूटियों पे परवरिश पाते हैं। परवरिश पा के तो फिर दो पौधे को भी मुतासर कर देते हैं। जहाँ ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होंगी वहाँ पे बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होगा। पांचवा नुकसान जो करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हशरात, सुंडियाँ वगैरह जो हैं, ये उनकी आमाज गाह है। वहाँ से कीड़े और सुंडियाँ परवरिश पा के अपनी आबादी बढ़ा के तो हमारे जो मेन फसल है या मेन पौधा है उसको भी ये ख़राब कर देती हैं। और छठा जो नुकसान ये होता है कि कुछ जो पौधे जड़ी बूटियाँ जहरीली हैं, वो अपनी जड़ों में से कुछ ऐसे जहरीले मादे खारिज करती हैं जो कि पौधों को नुकसान देते हैं। वो ऐसे मादे होते हैं जो कि आप कह लें कि पौधे के लिए जो नुकसानदेह होते हैं। इससे बहुत पैदावार में और फ़र्क कमी आती है। मैं नर्सरी में मैंने आपको बताया सबसे बड़ा प्रॉब्लम जड़ी बूटियों का ही होता है। बीमारियों और कीड़ों से भी ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मिट्टी ज़रखेज़ होती है, माहौल भी अच्छा होता है नशोनुमा के लिए। तो इनकी अपना घर होता है, अपना घर है दूसरी जगह से, हाँ जी, और वो इसमें जरा भी हेजिटेट नहीं करती कि हम रुके। उनका तो अपना माहौल है, मतलब हाँ, वो नहीं कबूल करेंगे कि यार बात दूसरा कोई आके रह जाए, ठीक है। अच्छा, अब इनको बात करें हम कंट्रोल करने की, किस तरह कंट्रोल किया जाता है। एक तो वही तरीका है जो हाथ से कंट्रोल करते हैं, हाँ जी, गोडी के ज़रिए, या हल चला लिया, अगर ज़्यादा जगह है हल चला लिया। दूसरा इसका है कीमियाई कंट्रोल का तरीका, जिसके ऊपर आज हम करेंगे। ये ख़ासकर नर्सरीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत कम पता है लोगों को, या कोई ऐसा केमिकल भी नहीं है जो हम कह सकें कि यार ये नर्सरी पे यही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मुख्तलिफ़ फसलों के हैं, गंदम के लिए बने हुए हैं जड़ी बूटियाँ, या चावल है या गन्ना है, मुख्तलिफ़ जो बड़ी फसलें हैं, कुछ सब्ज़ियात हैं, उनके अलग-अलग विडिसाइड बने हुए हैं, तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं। नर्सरी के लिए ऐसा कोई नहीं, ये हमें खुद हमारे अपने पौधे को देख के और हमारी जो है जड़ी बूटियों को देख के मद्देनज़र रखते हुए हमें इंतखाब करना है कि हमने कौन सी जड़ी बूटी जो है वो इस्तेमाल करनी है। अब जो केमिकल हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम विडेसाइड करते हैं। साइड का मतलब होता है मारना। अब जो केमिकल इस्तेमाल होगा उन्हें हम कहेंगे विडेसाइड या हर्बेसाइड। जो केमिकल जड़ी बूटियों को मारने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम विडेसाइड कहेंगे या हर्बेसाइड कहेंगे। इनको भी हम अपनी आसानी के लिए ग्रुप्स में तकसीम करके पढ़ते हैं। विडेसाइड के दो मेन ग्रुप हैं। एक को हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बेसाइड। ये सिलेक्ट नहीं करता, इसने हर तरह के पौधे को मार देना। इसके सामने, इसके स्प्रे के नीचे
जो भी पौधा आ गया सब्ज़ रंग का आ गया, छोटा हो बड़ा हो, एनुअल हो सीजनल हो, पनीर इसने मार देगा उसको, ठीक है। उसको हम कहते हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, बगैर सेलेक्ट किए इसने मार देना है। इसमें दो तरह के केमिकल आ जाते हैं, एक है उसको हम कहते हैं पैराक्वाट। ये जो केमिकल है इसको हम स्प्रे करेंगे, चंद घंटे बाद ये फसल जो है ना पौधों को ख़त्म कर देता है। पैराक्वाट वाला जो ग्रुप है ये फौरी असर करेगा, लेकिन ये जड़ ख़त्म नहीं करेगा, ये पौधे के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ स्प्रे हुआ है उसको सिर्फ ख़त्म करेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ स्प्रे असर इसका फौरी है, चांद आप सुबह आप स्प्रे करेंगे शाम तक या अगले दिन तक सूख जाएगा, जो भी पौधा इसकी स्प्रे के नीचे आ गया वो सूख जाएगा, ठीक है ना। इसको हम आम तौर पे क्या करते हैं, जब नर्सरी हमने बेड तैयार करना हो, जड़ी बूटियाँ उगी हैं, वहाँ पे हम स्प्रे करके इसको जो है फौरी जड़ी बूटियाँ ख़त्म करके थैलियाँ भर लें, या गमला रखना है, ठीक है ना। या फिर इसको जो नर्सरी के अंदर खाले होते हैं या उसकी जो वटें बनी होती हैं, खालों और बन्नों, वहाँ पे क्योंकि पौधे नहीं होते तो हम वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं खालों बन्नों के ऊपर, ठीक है। या और कोई जगह मतलब जहाँ पे पौधा हमारा ही नहीं है वहाँ पे इनको स्प्रे करके, कोई जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ पे जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कब्रिस्तानों में भी ये स्प्रे हो जाता है, ठीक। ये पैराक्वाट असल केमिकल का नाम है, ये मार्केट में बहुत सारे नामों से, कमर्शियल नाम, हर कंपनी ने अपने नाम रखे हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे जो उसका जहर है पैराक्वाट। दूसरा जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड आ जाती है उसको कहते हैं ग्लाइफोसेट। दूसरा केमिकल आ जाता है ग्लाइफोसेट, ये भी नॉन सेलेक्टिव है, इसने भी हर सब्ज़ पौधे को ख़त्म कर देना है, लेकिन इसका जो तरीक़ेकार है ये इसका असर तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक करता है, लेकिन ये पौधे की जड़ को भी ख़त्म करता है। ये जब हमने स्प्रे करना है पत्ते के ऊपर स्प्रे होगा, ठीक है, पत्ते के ऊपर स्प्रे होने के बाद ये तने से होता हुआ जड़ तक जाएगा और पौधे की जड़ को ख़त्म करेगा। रिज़ल्ट इसका लेट आएगा, 2 से 3 हफ्ते तक इसका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये पौधे की जड़ ख़त्म कर देगा। पैराक्वाट जो हमने बताया था उसका ये होता है कि फौरी तौर पे ख़त्म कर देता है, लेकिन बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो जड़ों से दोबारा स्प्राउट कर जाते हैं, दोबारा फूट पड़ते हैं, जब पानी लगेगा या बारिश होगी वो दोबारा उगाते हैं। इसके स्प्रे से हमें ये है कि ना लंबे अरसे तक कंट्रोल मिल जाता है। ख़ासकर ये हमने अगर नर्सरीज़ में बेड बनाने हैं, थैली जहाँ पे जो भी काम करना है या को पौधे लगाने हैं, तो ये हमें 2 से 3 हफ्ते का टाइम पीरियड अपने ज़हन में रखना चाहिए। ये उग जाएँ, स्प्रे करें, 2 से 3 हफ्ते इंतज़ार करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो है ना उनसे निजात मिल जाएगी। ये 2 ही ज़हरें आती हैं जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में है। दूसरा है सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब ये क्या है, ये हर पौधे को नहीं मारते, हर केमिकल सेलेक्ट कर करके मुंतखब शुदा पौधे या जड़ी बूटियों को ख़त्म करते हैं। इसके अंदर 2 ग्रुप हैं और इसमें आ जाता है प्री और पोस्ट इमरजेंस। ये ऐसे केमिकल हैं जो पौधे को उगने से पहले हम स्प्रे करेंगे, ये उगने नहीं देंगे। जो ज़मीन के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर जो बीज पड़े हुए हैं, ठीक है ना, उन बीज को ये उगने से रोक देंगे। खासकर हमने जब बेड्स तैयार करने हैं नर्सरी में या कुछ पौधे लगाने हैं, हमने खेत तैयार करना है, उसमें यह है कि ना तैयारी के बाद हम इसको फौरी तौर पे स्प्रे कर दें। ये मतलब जब हमने ज़मीन तैयार कर ली या खेलियाँ बनानी हैं ज़मीन के अंदर, मुख्तलिफ पाम की वैराइटीज़ हैं या फाइकस की, कोनोकार्पस है जो हम खेलियों के ऊपर भी लगाते हैं उसको, ताकि पौधा बड़ा हो जाए, फिर उसको जड़ से निकाल के बेच सकें। सिट्रस के प्लांट्स हैं, किन्नू है, लीमू लग जाता है, ठीक है ना। उसमें यह है कि ना जब हमने ज़मीन तैयार कर ली, ज़मीन तैयार करने के बाद खेलियाँ बना ली या पौधे को लगाने से पहले हम इसका जो है स्प्रे कर देंगे। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि ये स्प्रे जब होती है तो जहाँ ज़मीन, उसके बाद हमने उसको हिलाना नहीं होता, मिक्स नहीं करना होता, ये ऊपर जहाँ स्प्रे होता है एक तय बना लेती है। जब बीज से छोटा पौधा निकलता है वो उस जहर के साथ वो उसका पत्ता टकराएगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा, उसको आगे उगने ज़मीन से बाहर नहीं आने देगी। तो ये हमें ज़मीन तैयार करने या खेलियाँ तैयार करने के फ़ौरन बाद इनको स्प्रे करना चाहिए। प्री इमरजेंस में हमारे आ जाता है, एक है एस मेटालाक्लोर, एक ये केमिकल का नाम है एस मेटालाक्लोर, ठीक है, ये प्री इमरजेंस है, उगने से रोकेगा ये। दूसरा इसमें आ जाएगा पेंडीमेथलीन, ये भी प्री इमरजेंस है, उगने से रोकेगा जड़ी बूटी। और तीसरा एसिटाक्लोर,
अब इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ये जो पेंडीमेथिलीन ग्रुप है ना, ये ज़्यादातर चौड़े पत्तों को उगने से रोकता है। घास नुमा जो नुकीले पत्ते हैं ना, इनके ऊपर ये वीक है, वो बीज उगाते हैं पेंडीमेथ। जब ये एसमेटोलाक्लोर जो है, ये दोनों किस्म की तकरीबन नुकीले पत्ते वाले को भी और चौड़े पत्ते वाले दोनों को रोकता है। और ये एसीटाक्लोर जो है, ये ज़्यादातर नुकीले पत्तों वालों को रोकता है। ये तीनों उगने से पहले हैं। पोस्ट इमरजेंस जो उगने के बाद है, उसका मैं अभी बाद में उसको क्लासिफिकेशन, ये मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये मैं आपको असल केमिकल बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो आप बताएंगे तो वो उस हिसाब से आपको मिल जाएगी। अब सेलेक्टिव हर्बिसाइड में एक हमने देखा कि प्री इमरजेंस हैं, वो ये 3 केमिकल उसमें इस्तेमाल होते हैं। दूसरा आ जाता है ग्रुप इसमें पोस्ट इमरजेंस, यानी कि उगने के बाद जो हम इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट इमरजेंस। ये स्प्रे जब जड़ी बूटी उगाती है ना, फिर हम इसको स्प्रे करते हैं। इसमें भी 3 तरह के केमिकल हैं। एक आप कह लें कि वो है जो नैरो लीफ को कंट्रोल करता है। नैरो लीफ जैसे हमने पहले पढ़ने का मकसद ये था कि अब ये इनमें हमारे काम आएंगे। नुकीले पत्ते वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये उनको कंट्रोल करेगा, ठीक है। नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, उसमें एक क्लोडिनोफॉप आ जाता है, जो जहर है क्लोडिनोफॉप। अच्छा, इसमें क्लोडिनोफॉप आ जाता है। दूसरा जहर इसमें पुमा सुपर, उसका नाम है जहर का, ये पुमा सुपर के नाम से आती है। इसके अंदर जहर मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहा, ये उसका ट्रेड नेम है। बायर एक कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है। उसके अलावा एक हाल्ट के नाम से है, ये जितने घासेस हैं उनको कंट्रोल करती है। ये नैरो लीफ के लिए होगी। नुकीले पत्ते वाली को मारेगी, चौड़े पत्ते को ये कुछ नहीं कहती। मसलन अगर हमारी नर्सरी में आप देखें, थैलियों में या कहीं प्लांट ऐसे हैं जिनमें घासेस बहुत ज़्यादा उग गई हैं, डीला घास हो गया, जी दूसरे घास है, या उसमें मदाना आ जाता है, ठीक है। तो नुकीले पत्ते वाली जितनी भी होंगी जड़ी बूटियाँ, उसमें जंगली जई आ जाती है, ठीक है, तो ये उनको कंट्रोल करेगा। दुम्बी सिटी, खासकर अभी सर्दियों में दुम्बी सिटी का बहुत मसला आता है, ठीक, सीजनल वीड्स हैं, ये उनको कंट्रोल करेगा। अब कुछ ऐसे केमिकल हैं जो सिर्फ ब्रॉड लीफ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करते हैं। उनमें एट्राजीन, ब्रोमोक्सिनल और कुछ बाकी मिक्सचर में आ जाती हैं। वो मिक्सचर भी मैं आपको बता दूँगा। उसमें जो है वो चौड़े पत्ते वाली और नुकीले वाली दोनों को भी कंट्रोल करती हैं। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे विडिसाइड भी हैं, कंपाउंड विडिसाइड है। ये हमें मतलब हर फसल पे हम इन्हें नहीं कर सकते। सिलेक्टिव फसल पे इनके बारे में मुकम्मल जब तक नॉलेज ना हो, हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये चौड़े और नुकीले दोनों पत्तों के, वो मैंने एक ब्रोमोक्सिनल लिखा था, ये ब्रोमोक्सिनल प्लस MCPA में आता है, ये मिक्सर की शक्ल में आती है, प्लस MCPA। उसके अलावा मेट्रीब्यूजन है, और भी बहुत सारे केमिकल हैं, लेकिन इनको जब तक इनका पूरी तरह नॉलेज ना हो, या आप कंसल्ट करने के बाद फिर इनको अप्लाई किया, ठीक है। हमारे जो नर्सरी के एतबार से सेफ़ जो है वो यही है, जो पहला ग्रुप मैंने आपको बताया था, नॉन सेलेक्टिव है। ख़ुद आप बचा के पौधे को कर लें, या जो प्री इमरजेंस में आते हैं, उगने से पहले जो स्प्रे होते हैं, आम तौर पे हमने जहाँ पे कलमें लगानी है, या जहाँ पे कूपन लगानी है, या थैली से निकाल के पौधा शिफ्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे वो प्री इमरजेंस हो सकती है स्प्रे। बाकी जो इससे पहली क्लासिफिकेशन जो थी नैरो लीफ और ब्रॉड लीफ की, ठीक है ना, जहाँ पे हमारे चौड़े पत्ते वाले पौधे पड़े हुए हैं, वहाँ पे अगर घासनुमा होगी, वो हम सेफ़ है, वो स्प्रे कर सकते हैं। या जहाँ पे घास वगैरह उगी है, लान है, या घास हमने सेल करने के लिए उगाई हुई है, उसमें जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें हम ब्रोमोक्सिनल वगैरह स्प्रे करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी जनाब, थोड़ा सा तारफ़ था जड़ी बूटियों का और उनके कंट्रोल के बारे में। कुछ मज़ीद सवाल हो, आप इस बारे में मज़ीद पूछ सकते हैं। जड़ी बूटियाँ बीज होते हैं जो ज़मीन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम बाहर से मिट्टी उठा के लाते हैं। ज़मीन में बहुत ज़्यादा सीड, एक पौधा हज़ारों की तादाद में सीड पैदा करता है, ठीक है। अगर हम जड़ी बूटी को बीज बनने से पहले तलफ कर दें, तो फिर ये है कि वो अपनी उसकी अगली नस्ल वहाँ पे नहीं परवान चढ़ सकेगी। फिर ये होता है कि ना, जो सीड
कुछ सीड इस सीज़न में फ़र्ज़ करें सीजनल वीड हैं, सीड उसने जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, हमने बीज निकलने से पहले उनको तलफ कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं जो गहराई में पड़े होते हैं या जिनको पानी नहीं मिला होता, वो अगले साल फिर वो ग्रो करेंगे, उनको भी आप इसी तरह 3-4 साल मुसलसल करेंगे। और बाज़ का ये भी हो रहा होता है कि 2 तरीके से बीज और भी हमारी ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। ये जो नहरी पानी लगता है या ट्यूबवेल का पानी जो खाड़ों के ऊपर से होके आ रहा है, वो भी जड़ी बूटियों का सीड पानी में गिरता है, तो वो जब खेत को लगता है तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। सर इनके फ़ायदे क्या हैं? इनके ज़्यादातर देखिए मेडिसिनियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अद्वियाती पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी अहम है जड़ी बूटियाँ। वो लोग जो इनका काम हर्ब का करते हैं या देसी जड़ी बूटियों का करते हैं, तो वो उनको अपने इस्तेमाल में लेकर। मैंने देखा कि किसी भी सब्ज़ी से ये जो हर्ब्स हैं ये ज़्यादा महंगी बिकती हैं। थोड़ा जो होते हैं वो किसी की अगर दवाखाने पे जाएँ तो थोड़ा सा होता है कि ये मतलब जड़ी बूटी, और वो अगर किलो को देखें तो हमारी कोई फल भी कोई सब्ज़ी भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो अगर वो बिज़नेस किया जाए या मतलब कोई उसकी नर्सरी या कुछ ऐसा, क्या उसके यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि उसका कोई काम किया जाएगा, उसका सोचा जाएगा? बिल्कुल जी, ये जैसे आप देखें कि किचन गार्डनिंग आज से 20 साल पहले किसी को पता ही नहीं था। वक्त ने, ज़रूरत ने इसको ईजाद किया और लोगों ने अडॉप्ट किया किचन गार्डन। इसी तरह अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं मेडिसिनियल प्लांट्स। जो मेडिसिनियल प्लांट्स हैं, अब इनकी कल्टीवेशन भी हम किचन गार्डनिंग के तौर पे भी कर सकते हैं और कमर्शियली भी कर सकते। उनमें मैं आपको बता देता हूँ कि किचन गार्डनिंग में आपके जितने मसाला जात हैं जी, मसलन ज़ीरा है, आपका इलायची है, काली मिर्च है, ठीक है, ये पौधे हो जाते हैं। बाकी दूसरा हमारे इसबगोल, सौंफ, ये मेडिसिनियल प्लांट में आ जाती है, कलवंजी, ठीक। इस तरह अब ये पूरा एक अलहदा ये शोबा बन गया है मेडिसिनियल प्लांट्स का, ठीक। उनके बारे में भी अगर आप चाहें तो हम किसी लेक्चर में उनकी डिटेल, क्योंकि ये अभी रबी का जो सीज़न स्टार्ट होने वाला है, सर्दियों की फसल, इनमें बहुत सारे मेडिसिनियल प्लांट्स, अलसी आ जाती है उसमें, मसलन ये सौंफ आ जाती है उसमें, ठीक है। अब ये हाँ जी, अजवाइन वगैरह, ये काफ़ी पौधे अभी लगने हैं इस सीज़न में भी, तो अभी ये इसकी कल्टीवेशन भी शुरू हो रही है, लोग इसको काश्त कर रहे हैं छोटे पैमाने पे भी। बाज़ मैंने ऐसी जगह भी देखी हैं जिनके पास फ़र्ज़ करें 2 कनाल या कनाल जगह का लान अवेलेबल है, उसमें उन्होंने छोटे छोटे पोर्शन बना के 2-2 मरले के, 1-1 मरले के बना के डिफरेंट मेडिसिनियल प्लांट्स लगाए हुए। सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेज़ यहाँ पे आए और आके ना उनको यहाँ पे जो मसाले थे ना बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे वो मसाले लेके जाते थे स्पेशली वहाँ पर, और जो यहाँ पे हम लोग इवन इस्तेमाल नहीं करते महंगे होने की वजह से। तो क्या हमारी ये जो फैसलाबाद का एरिया या पाकिस्तान के ज़्यादा एरिया है, इस काबिल के उस तरह के मसाले तो बहुत महंगे बिकते हैं, वो उनको पाउडर फॉर्म में बाद में किस तरीके से? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ पे लोग लगा भी रहे हैं। ये हमारी जो पंजाब की खासकर या कुछ सिंध की ये आबो हवा बहुत अच्छी है, इसमें अब ऐसे तरीके आ गए हैं कि कुछ आबो हवा को हम कंट्रोल कर सकते हैं।